वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पेपर है 2042 ए कोड का, इसके क्वेश्चन 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 और 5 के सोल्यूशन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन 1, 2, 3 के ये सोल्यूशन पहले बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट हैं और तीनों 5-5 नंबर के हैं, और क्वेश्चन 5 में भी 3 पार्ट हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं। डिस्कस अबाउट बर्नौली थ्योरम, ये पहला पार्ट हो गया इसका 4 का। ए डिस्कस अबाउट बर्नौली थ्योरम, इलस्ट्रेट इट बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। बर्नौली प्रमेय का वर्णन कीजिए, इसको 2 उपयोग देते हुए समझाइए। तो बर्नौली थ्योरम, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है। फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड दैट इज आइडियल लिक्विड, total energy that is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy. Total energy per unit volume remains constant throughout the flow. तो जब कोई असंपीडित तथा अशांत द्रव, जो कि आदर्श द्रव कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह में किसी नली में बहता है या प्रवाहित होता है, तो उसके पथ यानी नली में प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जाओं का योग, जो कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती हैं, इनका योग एकांक आयतन के लिए सदैव नियत रहता है। तो कोई भी आदर्श द्रव यानी असंपीड्य तथा अशांत द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके पथ के या उसके रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की एकांक आयतन की कुल ऊर्जाओं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। इसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं, बर्नौली थ्योरम। ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और ये मैथमेटिकल फॉर्म में P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। P क्या है? एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हाफ रो वी स्क्वायर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, और रो जी एच क्या है? एकांक आयतन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस तरह से ये बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट है, और इसको बर्नौली प्रमेय को समझाना था या डिस्कस करना था, तो इसके बारे में हम इतना डिस्कस कर देंगे। और फिर P के बारे में लिख देंगे। P प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हाफ रो वी स्क्वायर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, और रो जी एच एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। फिर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, यानी बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग के 2 उदाहरण देने थे, तो 2 उदाहरण यहाँ हम लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है वर्क सिस्टम ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, तो वायुयान के पंखों की कार्यप्रणाली। तो वायुयान के पंखों की कार्यप्रणाली बर्नौली थ्योरम पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय पर। यहाँ पर हम देखेंगे तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वेरिएबल क्वांटिटी है P और V, प्रेशर और वेलोसिटी। अब अगर प्रेशर वेरी कर गया, प्रेशर बढ़ गया, तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट रहने के लिए पूरा टर्म वेलोसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो पूरे टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो बर्नौली थ्योरम से क्या कंक्लूजन निकलता है? इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इंक्रीज, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। बर्नौली प्रमेय के अनुसार यदि दाब घटता है तो द्रव का वेग बढ़ जाएगा, परंतु दाब बढ़ने पर द्रव का वेग घट जाता है। तो इस कंक्लूजन का इस्तेमाल यहाँ पर हम एप्लीकेशंस यानी उदाहरण में करेंगे। कैसे करेंगे? ये विंग्स वर्क सिस्टम ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, वायुयान के पंखों की कार्यप्रणाली। तो वायुयान के जो पंखे होते हैं वो इस तरह से वेज शेप में बनाए जाते हैं, तो यानी ऊपर की ओर उभार होता है और नीचे की ओर फ्लैट होता है लगभग। तो इससे क्या होता है? कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन इज ग्रेटर देन कर्वेचर ऑफ लोअर सरफेस। तो वायुयान के पंखों की ऊपरी सतह की वक्रता सतह की वक्रता नीचे सतह की वक्रता से अधिक होती है। तो व्हेन एरोप्लेन रन्स देन द स्पेशल डिजाइन ऑफ विंग
Because of this special design of wings, velocity of air moves above wings becomes more and velocity of air moving below will lesser। तो वायुयान जब दौड़ता है तो पंखों की विशेष आकृति के कारण पंखों के ऊपर चलने वाली वायु का वेग बढ़ जाता है और पंखों के नीचे चलने वाली वायु का वेग उस ऊपर चलने वाली वायु के वेग से कम रहता है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर से जाने वाली वायु का क्या करना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और नीचे वाले को ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो इसलिए ये धीरे धीरे चलेगी, नीचे वाली ऊपर वाली तेजी से चलेगी। हेंस v1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी v2। और इस वेलोसिटी के कारण हम क्या कंक्लूड करते हैं बर्नौली थ्योरम से, जहां पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां प्रेशर कम हो जाता है और जहां वेलोसिटी कम हो जाती है वहां प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए P1 इज लोअर प्रेशर एंड P2 इज हायर प्रेशर। और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण वायुयान के पंखों पर ऊपर की ओर थ्रस्ट लगेगा, यानी ऊपर की ओर बल लगेगा। क्योंकि P1 लोअर प्रेशर है और P2 हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर बल लगेगा और वायुयान ऊपर की ओर एरोप्लेन गति करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, एटोमाइजर या स्प्रेयर, कणित्र या स्प्रेयर। तो एटोमाइजर क्या है, स्प्रे करने वाली मशीन है और इसमें क्या क्या होते हैं, ए नॉर्मल पंप इज अटैच्ड परपेंडिकुलर टू ट्यूब AB। दिस ट्यूब इज AB एंड ए नॉर्मल पंप इज अटैच्ड टू दिस ट्यूब AB परपेंडिकुलर टू दिस ट्यूब AB। तो जो नली AB है इसका ऊपरी सिरा A पर खुलता है यहाँ पर, और इस पर हम एक क्षैतिज नली लगा देते हैं जो कि इस AB के परपेंडिकुलर होता है। और ये नली क्या है, साधारण सी पिचकारी होती है, नॉर्मल पंप होता है। इसको लगाने से क्या हुआ, ये जो पंप है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और ये जो ओपनिंग है पंप की वो एक नैरो होती है। तो इसमें पंप में दो ट्यूब हैं, एक बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब है और फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार कम होते होते एक बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया रह जाता है। तो इस तरह से द हेड ऑफ दिस नॉर्मल पंप इज जेट शेप्ड और वेरी नैरो शेप्ड। व्हेन पिस्टन इज मेड टू मूव इनसाइड द पंप, एयर मूव्स आउटसाइड वाया हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो जब भी हम इस पंप या पिचकारी को प्रेस करते हैं तो इसमें जो वायु है वो तेजी से बाहर निकलती है। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या जानते हैं, सततता के समीकरण से, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम होती है। जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम हो जाती है और जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। और फिर ये वेलोसिटी हो गई v2 इज ग्रेटर देन v1। और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। तो इस कारण से जो यहाँ ट्यूब है पतली वाली, इसमें वेलोसिटी हाई होने के कारण, एयर की वेलोसिटी बहुत हाई होने के कारण यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी काफ़ी लो हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ एयर इज वेरी हाई इन नैरो पोर्शन ऑफ ट्यूब, दैट इज v1 इज वेरी लेसर देन v2, v2 इज वेरी ग्रेटर देन v1, बिकॉज ऑफ विच एयर प्रेशर इज इन नैरो ट्यूब डिक्रीजेज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नली के संकीर्ण भाग में वायु का वेग बहुत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ वायुमंडलीय दाब से भी काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब से भी काफ़ी कम दाब हो जाता है। इस कारण से वाटर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर है वायुमंडलीय दाब और फिर यहाँ पर प्रेशर वायुमंडलीय दाब से काफ़ी कम है, तो वाटर अपने आप यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करने लगता है। और चूंकि यहाँ एयर गति करती रहती है तो वाटर एयर के साथ मिलके और बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर आकर एयर बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करती है यानी फैलती है, तो उसके साथ वाटर भी फैलने लगता है और वाटर फैलने से क्या होता है, बूंदों के रूप में टूट जाता है और स्प्रे के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये एटमाइजर यानी कणित्र या स्प्रेयर काम करता है। इसमें जो ट्यूब होती है AB, ये वाटर या लिक्विड के साथ यहाँ पर होती है और इसका सिरा A जो खुलता है ये क्या है, एक पंप के साथ अटैच होता है। पंप में दो तरह के ट्यूब हैं या जेट शेप हो सकता है।
ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का, और जो ओपनिंग होती है वो बहुत कम क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है। इस कारण से यहाँ से वायु का वेग कम होता है, और जैसे ही पतली पाइप में आता है यहाँ पर वायु का वेग अत्यधिक हो जाता है। तो वायु का वेग अत्यधिक होने से बर्नौली के अनुसार यहाँ पर जो वायु दाब है वो वायुमंडलीय दाब से काफ़ी कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है तो वाटर अपने आप सक करता हुआ वायु से आकर यहाँ मिल जाता है और वायु के साथ बाहर निकलता है, और यहाँ पर एयर एक्सपैंड करती है, तो एयर के साथ वाटर बूंदों के रूप में टूट जाता है एक्सपैंड होकर, और स्प्रे के फॉर्म में आउटपुट निकलता है। 4 का बी देखेंगे, राइट जीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। 4 का बी है, ऊष्मागतिकी के शून्य, प्रथम एवं द्वितीय नियमों को लिखिए और इनके महत्व समझाइए। तो ऊष्मागतिकी के यहाँ तीनों नियम लिखने हैं, जीरो शून्यवां नियम, फर्स्ट लॉ प्रथम नियम, द्वितीय नियम सेकंड लॉ। तो आंसर लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 सिस्टम लेंगे, ऊष्मागतिक निकाय ए, बी एंड सी। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर, ए और बी जो सिस्टम है ये ऊष्मारोधी दीवार से कनेक्टेड है, यानी इनके बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो ऊष्मा का आदान प्रदान केवल ए और सी के बीच में हो सकता है तथा बी और सी के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर ये एडियाबैटिक वाल है, ऊष्मारोधी दीवार, और ये जो दीवार है बी और सी के साथ लगी हुई या ए और सी के साथ, ये हीट कंडक्टिंग वाल है, ऊष्मा चालक दीवार। तो इसके कारण ऊष्मा ए से सी में जा सकती है या सी से ए में जा सकती है, और ऊष्मा बी से सी में या बी सी से बी में जा सकती है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ टू सिस्टम्स ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी, systems B and C are in thermal equilibrium, then systems A and B will also be in thermal equilibrium with each other। यदि कोई दो निकाय A व B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्थाओं में हैं, तो निकाय A और B भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम हो गया कि दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हैं, यानी ए और सी के तापमान बराबर हैं और बी और सी के तापमान आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से ए और बी भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे या उनके तापमान बराबर हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इनके महत्व, व्हेन वी हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास इज हॉट वाटर एंड इन अनदर ग्लास वाटर इज कोल्ड। तो हम 2 ग्लास में वाटर लेते हैं या जल लेते हैं, एक में ठंडा वाटर भर देते हैं, दूसरे में गर्म वाटर लेकर उन्हें कमरे में कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। नाउ वी लीव दीज ग्लासेस इन अ टेबल फॉर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स दे विल अटेन नॉर्मल रूम टेम्परेचर दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इन्हें लेकर हम कमरों में कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं एक कमरे में, तो दोनों ग्लास में जल ऊष्मीय साम्यावस्था में यानी कमरे के तापमान पर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम ए गर्म वाटर हो गया और सिस्टम बी कोल्ड वाटर हो गया, और सिस्टम सी क्या है, एयर। तो कमरे में जो भी एयर है वो सिस्टम सी है। तो शुरू में दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है, हॉट और कोल्ड वाटर में, और रूम टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, तो क्या होता है, जो ठंडा वाटर है वो एयर के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में आ जाता है, और जो हॉट वाटर है वो एयर के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में आ जाता है, और कोल्ड वाटर भी ऊष्मीय साम्यावस्था में आ जाता है। तो इस तरह से शून्यवें नियम के अनुसार हॉट वाटर और कोल्ड वाटर भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में कुछ घंटों बाद आ जाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे हम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टोटल हीट गिवन टू एनी सिस्टम इज स्पेंड इन 2 ways, फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड अनदर पार्ट डूइंग द एक्सटर्नल वर्क बाय द सिस्टम। तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होता है, तथा शेष भाग निकाय द्वारा बाह्य कार्य करने में व्यय होती है।
तो किसी भी निकाय या सिस्टम को हम क्या करेंगे, जितनी भी ऊष्मा देंगे वो दो तरीके से व्यय होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय होती है। दूसरी तरह से शेष भाग निकाय द्वारा बाह्य वातावरण के विरुद्ध या बाह्य कार्य करने में व्यय होती है। तो जो भी ऊर्जा दी जाएगी निकाय को, वो कुछ भाग कार्य करने में व्यय होगी, बाकी भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में काम आएगी निकाय की। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हीट गिवन टू सिस्टम, निकाय को दी गई ऊष्मा। डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई सिस्टम, निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो सभी ऊष्मा इंजन, हीट इंजन में प्रयुक्त होता है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है कि ये ऊर्जा संरक्षण यानी ऊष्मा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो ऊष्मा दी जा रही है वो पूरी तरह से किन किन पार्ट्स में व्यय होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसके दो स्टेटमेंट हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का कथन, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सोर्स एंड विदाउट गिविंग एनी हीट टू सिंक। तो ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से प्राप्त संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दे। तो जो भी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली जाएगी उसको पूरी तरह से कार्य में नहीं बदल सकते, कुछ न कुछ पार्ट उस ऊष्मा का सिंक को देना पड़ता है। तो इस तरह से जो भी ऊष्मा देंगे वो पूरी तरह से कार्य में नहीं बदल सकती। यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो हीट गिवन टू सिस्टम इज कैन नॉट बी टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, सम पार्ट मस्ट बी गिवन टू सिंक। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। तो ये जो W है वो Q1 माइनस Q2, Q1 हीट जो यहाँ पर हीट सोर्स द्वारा दी जा रही है और Q2 हीट सिंक यानी ऊष्मा सिंक को जो ऊष्मा इंजन रिजेक्ट करके दे रहा है। तो इस तरह से केल्विन का जो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये सभी ऊष्मा इंजनों पर लागू होता है। तो ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो कि किसी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जो भी उसको ऊष्मा मिल रही है उसको पूरी तरह से वर्क या कार्य में बदल दे, ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। इसका हम दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस का कथन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज इम्पॉसिबल विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बाई एनी सेल्फ एक्टिंग मशीन। किसी भी स्वचालित मशीन क्या है? जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के संचालित हो। तो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के संचालित होने वाली मशीन, ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा से को लिए ठंडी वस्तु से ऊष्मा गर्म वस्तु को हस्तांतरित कर दे। तो ऐसी डिवाइस या युक्ति बनाना संभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा लिए, बिना किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा लिए ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर कर दे। तो ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को की ओर करने के लिए हम क्या करते हैं? बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं। यानी हमारे पास फ्रिज है तो उसको बिजली से संचालित करते हैं। तो जब तक बिजली से संचालित होता है फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो क्या करता है? ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को देता है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की तो फ्रिज ने कार्य करना बंद कर दिया। और इस तरह से ऐसी कोई मशीन बनाना असंभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा के क्या करे? ऊष्मा का प्रवाह ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर कर दे। तो ये स्टेटमेंट सभी कूलिंग डिवाइसेस पर लागू होता है, जिसमें सारी कूलिंग डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बाह्य स्रोत से हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ती है, यानी बिजली खर्च करनी पड़ती है, तभी सभी कूलिंग डिवाइसेस वर्क करती हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करती हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 4 का C एक न्यूमेरिकल है। ए सॉलिड स्फीयर एंड ए सिलेंडर ऑफ सेम मास ऑफ सेम रेडियाई आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन एट सेम हाइट, which one of them will reach first on horizontal plane? Explain by deriving necessary formula.
तो इसी पेपर में 4 का सी है, चौथे का सा। एक ठोस गोला तथा एक ठोस बेलन जिनके द्रव्यमान और त्रिज्याएं समान हैं किसी झुके हुए तल पर समान ऊंचाई से लुढ़कते हुए गिरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्षैतिज तल में यानी सबसे नीचे पहले कौन पहुंचेगा, आवश्यक सूत्र स्थापित करके समझाइए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr²। गोले के व्यास से कोई भी एक्सिस लेंगे उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का जड़त्वाघूर्ण I = mr²/2 यानी ½ mr²। ये एक्सिस इस सिलेंडर की एक्सिस से है, तो ये सिलेंडर इसी तरह से रोल करेगा और कोई रोलिंग का मेथड नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अब हम दोनों बॉडीज को इंक्लाइन प्लेन पर रोल कराएंगे। रोल कराने के लिए ये है, तो स्फीयर भी नीचे रोल करेगा सेम हाइट से और सॉलिड सिलेंडर भी रोल करेगा। तो दोनों में से कौन नीचे पहुंचेगा ये डिसाइड करने के लिए एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो नीचे जल्दी पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन कम आएगा वो देर में नीचे पहुंचेगा। तो इफ बॉडी इज रोलिंग डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन देन एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, A = G sin θ अपॉन 1 + I/mr²। यानी पिंड का त्वरण नीचे गिरते हुए I जो भी बॉडी होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे, और सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। और इस फार्मूले में दोनों वैल्यू रखेंगे और हमें पता चल जाएगा कौन नीचे पहुंचेगा। तो इसको देखेंगे। पहला केस सॉलिड स्फीयर के लिए, ठोस गोले के लिए I की वैल्यू 2/5 mr² रखेंगे, और यहाँ पर I की वैल्यू 2/5 mr² रखा तो mr² कट गया, और फिर ये 7/5 नीचे आ गया, और ऊपर इसको करेंगे तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन आ गया 5/7 G sin θ। ये एक्सेलरेशन आ गया सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोले के केस में। दूसरा केस सॉलिड सिलेंडर के लिए करेंगे। सॉलिड सिलेंडर के केस में पुटिंग I = mr²/2, तो mr²/2 रखेंगे, तो ½ mr² रखेंगे तो mr² कट गया, केवल हाफ बचा, यहाँ 1 से ऐड करेंगे 3/2 और ऊपर जाएगा 2/3 G sin θ। तो ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए दोनों केस में। अब दोनों में से जो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वही बॉडी नीचे जल्दी पहुंचेगी। तो हम जानते हैं 5/7 2/3 से ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड सिलेंडर की अपेक्षा जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन बाद में पहुंचेगा। इसमें चाहे तो इस फार्मूले का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा। mg को दो भागों में ब्रेक करना पड़ेगा, mg cos θ और mg sin θ इधर काम करेगा। थीटा से लगी हुई साइड, ये एंगल थीटा है, थीटा से लगी हुई साइड mg cos θ और इधर mg sin θ, और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड इससे जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, और इस चूंकि ये नीचे की ओर गति कर रहा है तो घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा, और r रेडियस है, ये एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ये फोर्सेस बैलेंस करेंगे। n = mg cos θ और इधर की ओर फोर्स लगने वाले ma = mg sin θ - fs की वैल्यू टॉर्क से कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क = I α एंड fs इंटू r, तो ये टॉर्क आएगा। तो फिर इससे हम fs की वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे जब, तो सॉल्व करके यही एक्सेलरेशन हमारा दोनों इक्वेशन की मदद से ये आ जाएगा, और फिर इसमें सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, यानी ठोस गोला क्षैतिज तल में सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5A, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण G का मान ज्ञात करने की प्रयोग विधि में अधिकतम संभावित त्रुटि के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन 5A है, स्टेट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं इस प्रकार हैं। इस विधि से, विमीय विधि से विमाहीन नियतांक k का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। तो हम जब भी फार्मूला डिराइव करते हैं तो विमीय विधि में जो k का मान है वो विमीय विधि से डिराइव नहीं कर सकते। वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट k कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय डायमेंशनल मेथड। तो k का मान अन्य मेथड से निकालना पड़ता है। तो ये जब भी हम सूत्र डिराइव करेंगे
ये लिमिट हमेशा आएगी कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट विमाहीन नियतांक k का मान विमीय विधि से नहीं ज्ञात कर सकते। यदि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विधि से इस राशि के लिए भौतिक राशि के लिए सूत्र विमीय विधि से स्थापित नहीं कर सकते। तो इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट डिराइव ए रिलेशन फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल मेथड। तो यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसके लिए विमीय विधि से सूत्र प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यदि कोई इक्वेशन जिसमें कई टर्म का सम है या सब्ट्रैक्शन है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर ये सम या सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है तो ऐसे इक्वेशन को हम विमीय विधि से स्थापित नहीं कर सकते, यानी इन इक्वेशन को विमीय विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन है ऐसे इक्वेशन जिसमें इफ देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस टेन इत्यादि, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x एंड लॉगरिथमिक टर्म log x इन एनी इक्वेशन देन डेरिवेशन ऑफ दैट टाइप इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल बाय डायमेंशनल मेथड। तो किसी भी समीकरण में जिसमें त्रिकोणमितीय पद हैं, चरघातांकीय पद हैं या लघुगणकीय पद हैं, तो ऐसे समीकरणों का स्थापना या निगमन विमीय विधि से संभव नहीं है। ये लिमिटेशन विमीय विधि में है। तो लास्ट में क्या है, यदि इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स कांस्टेंट व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सेट्रा, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल मेथड। तो यदि किसी समीकरण में नियतांक विमाहीन नहीं है तो इस समीकरण की स्थापना विमीय विधि से नहीं की जा सकती। तो ऐसे कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी विमाएँ होती हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ऐसे समीकरण जिस भी इक्वेशन में आते हैं, जिस भी ऐसे कांस्टेंट जिस भी इक्वेशन में आते हैं उनका डेरिवेशन विमीय विधि से डायमेंशनल मेथड से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, ये सब इक्वेशन डेरिवेशन सूत्र के स्थापना में है। तो सूत्र के स्थापना में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ सीमाओं के अंतर्गत काम करती है, जबकि किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच बिना किसी सीमा के की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट पूछा गया था, फार्मूला जो सिंपल पेंडुलम है उसका फार्मूला है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण के लिए G = 4π2L/t²। तो ये जो फार्मूला है इसमें पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मोस्ट प्रोबेबल एरर कितनी आएगी इस फार्मूले में। तो इसके डेरिवेशन का हम इस फार्मूले से एरर का डेरिवेशन करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे log G और 4π² कांस्टेंट होता है तो इसको एक साथ रखेंगे, log 4π² प्लस log L, और t² नीचे में है तो ये माइनस में आ जाएगा, -2 log t। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका आंशिक अवकलन करेंगे ΔG/G, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये 0 हो गया, कांस्टेंट है, ΔL/L -2 ΔT/T। तो इस तरह से ये हमारा आंशिक अवकलन करने पर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, चूंकि यहाँ निगेटिव साइन है तो इसलिए हम न्यूमरेटर में जितने भी नेगेटिव साइन है उनको पॉजिटिव करने के लिए अगला स्टेप करेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को प्लस करने पर, यानी फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर चेंज नेगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर इनटू पॉजिटिव। तो अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन में बदलने पर ΔG/G = ΔL/L +2 ΔT। तो इस तरह से ये जो फार्मूला आया ये रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला आ गया, और इसमें ΔG क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एरर या G में संभावित अधिकतम संभावित त्रुटि, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर ΔG होता है। तो इसको हम लिखेंगे ये ΔL/L +2 ΔT/T × G। तो इससे हम मोस्ट प्रोबेबल एरर या G में अधिकतम संभावित त्रुटि या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ G ये निकाल पाएंगे। यही फार्मूला है। अगर परसेंटेज एरर का निकालना है तो ऊपर वाले में ही इसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये परसेंटेज एरर का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5B, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग नियर अर्थ सरफेस, हाउ इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड।
पृथ्वी के समीप घूम रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है? तो ये क्वेश्चन चैप्टर 5 मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रहों और उपग्रहों की गति से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम पहले टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, परिक्रमा करते उपग्रह की कुल ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी उपग्रह परिक्रमण करता है, तो ए सैटेलाइट व्हाइल ऑर्बिटिंग अराउंड एनी प्लैनेट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी ग्रह के परिक्रमा करते हुए उपग्रह में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों होती है, जिसका योग उपग्रह की कुल ऊर्जा कहलाता है। इफ एनी सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इज रिवॉल्विंग अराउंड एनी प्लैनेट दैट इज अर्थ me on circular path of radius r equal to re plus h with orbital velocity vo, then यदि m द्रव्यमान का कोई उपग्रह पृथ्वी का द्रव्यमान me है, त्रिज्या re है, के परितः r यानी re प्लस h त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कक्षीय वेग vo से परिक्रमा करता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू GMEM अपान R, ये फार्मूला पहले से नोन है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, गतिज ऊर्जा, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो vo स्क्वायर हो गया। और vo क्या है, रूट GME अपान R, स्क्वायर रूट ऑफ GME अपान R, और इसको रख देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हाफ GMEM अपान R। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इनका हमें सम करके टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, उपग्रह की कुल ऊर्जा E इक्वल टू U प्लस के, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM अपान R, काइनेटिक एनर्जी हाफ GMEM अपान R। तो इस तरह से GMEM अपान R, इस टर्म को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -1 हुआ, यहाँ से हाफ हुआ, तो ये घट के माइनस हाफ GMEM, और स्मॉल r को क्या लिखेंगे, RE प्लस एच, तो RE प्लस एच हो गया। h क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स आर टाइड टुगेदर विथ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नेगेटिव साइन है, ग्रह और उपग्रह आकर्षण बल से बंधे हैं। हेंस टू टेक सैटेलाइट फ्रॉम ऑर्बिट टू इन्फिनिटी प्लस GMEM अपॉन RE प्लस एच amount of total energy will be required to this satellite from removing this satellite to its orbit to infinite distance. This minimum energy is known as binding energy of satellite. तो उपग्रह को अपनी कक्षा से अनंत दूरी तक भेजने के लिए या ले जाने के लिए या उसकी ऊर्जा शून्य करने के लिए उपग्रह को प्लस GMEM अपान RE प्लस एच अमाउंट ऑफ एनर्जी देना आवश्यक है। यही ऊर्जा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी क्या है, -E, जो टोटल एनर्जी है उसका माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ GMEM अपान RE प्लस एच, ये बाइंडिंग एनर्जी है। इतनी एनर्जी से उपग्रह इस ऑर्बिट में बंधा हुआ है, और यही एनर्जी देने पर उपग्रह क्या करेगा, ये ऑर्बिट छोड़कर अनंत दूरी पर चला जाएगा, जो कि पृथ्वी से अनंत दूरी पर गया। अब पलायन वेग, escape velocity and escape relation between escape velocity and orbital velocity। तो पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध, ये संबंध पूछा गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं, escape velocity पलायन वेग v इक्वल टू √2 GME अपान RE, फार्मूले हम डायरेक्ट लिख लेंगे। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय चाल, VO इक्वल टू √GME अपान RE। अब डिवाइड करेंगे VE अपान VO, और देखते हैं जो रूट में टर्म है ये सभी कट जाएंगे, केवल 2 बचेगा, तो √2 ही बचा। तो इस तरह से VE इक्वल टू √2 VO। तो इस हमारे जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार नियर अर्थ, पृथ्वी के समीप, VO लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5C, टू पुल लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट, वाई, एक्सप्लेन। और इसका दूसरा पार्ट है, ए बॉय फ्रॉम हिज होम फर्स्ट मूव्स 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन मूव्स 5 किलोमीटर ईस्ट, एंड आफ्टर द मूव्स 10 √2 किलोमीटर
टूवर्ड्स वेस्ट साउथ डायरेक्शन देन रीचेज टू हिज स्कूल, हाउ फार अवे फ्रॉम हिज स्कूल। तो यहाँ पर 5 का सी 2 पार्ट्स हैं। किसी लान रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींच कर ले जाना आसान है, क्यों, समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर का क्वेश्चन है, और फिर इसी में आगे वेक्टर का और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक लड़का अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाकर स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल से घर कितनी दूरी पर स्थित है। तो वेक्टर का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले, पुलिंग ऑफ रोलर इज ईजियर देन पुशिंग। रोलर को खींचना उसे धकेलने की अपेक्षा आसान है, इसको सॉल्व करेंगे। इन पुशिंग ऑफ रोलर, तो रोलर की पुशिंग के लिए कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा ऑफ फोर्स अप्लाइड, दिस इज पुशिंग केस वेयर वी आर पुशिंग द दिस रोलर। इन पुशिंग ऑफ दिस रोलर एफ कॉस थीटा इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अप्लाइड by a person gives horizontal motion to roller, and its vertical component f sin theta works in direction of weight of roller. Hence, to make the roller more heavy, hence f sin theta makes the roller heavy and apparent weight will be w plus f sin theta. तो रोलर को धकेलने की क्रिया में किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल, तो ये धकेलने की क्रिया है, इसमें जो व्यक्ति बल लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और ये हॉरिजॉन्टल से लेवल से थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट है क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा, रोलर को क्षैतिज गति प्रदान करता है, यानी रोलर को आगे धकेलने का काम करता है। और बल का जो ऊर्ध्व घटक है एफ साइन थीटा, रोलर के भार की दिशा में काम करता है। तो भार नीचे की ओर यहाँ है डब्ल्यू, और एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। इस कारण से जो रोलर का आभासी भार है अपरेंट वेट, वो क्या है, वो अपरेंट वेट बढ़ जा रहा है। अतः रोलर और अधिक भारी हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, रोलर को धकेलने में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, यानी ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। यो इस तरह से रोलर भारी प्रतीत होता है। जबकि इसके उल्टा, अपोजिट टू दिस एक्शन, पुलिंग ऑफ रोलर, इन पुलिंग ऑफ रोलर में व्यक्ति अपनी ओर रोलर को खींचता हुआ आगे बढ़ेगा। तो पुलिंग इस तरह से होगी, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर होगी। तो एफ कॉस थीटा इसको हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगा, एफ साइन थीटा वेट के विरुद्ध वर्क करेगा, एफ साइन थीटा वेट को कम करेगा। इस तरह से रोलर हल्का लगेगा, अपरेंट वेट यहाँ पर कम हो जा रहा है। तो अपोजिट टू द एक्शन पुलिंग ऑफ रोलर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा फोर्स गिव्स मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट, विच मेक्स द रोलर लाइटर, अपरेंट वेट डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। तो इसके विपरीत, किसके विपरीत, जो हमारी पुशिंग है, पुशिंग के या धक्के के विपरीत रोलर को खींचते समय व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल F का क्षैतिज घटक F कॉस थीटा रोलर को क्षैतिज गति प्रदान करता है, यानी क्षैतिज दिशा में मूव कराता है। ऊर्ध्व घटक F साइन थीटा रोलर के भार को के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे रोलर हल्का प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इसका आभासी भार W माइनस एफ साइन थीटा ये घट गया। 10 तो हल्का प्रतीत होने के कारण 10 पुलिंग ऑफ रोलर इज इजियर देन पुशिंग ऑफ रोलर, दैट इज प्रोवाइडिंग मोशन इज लाइटर देन लाइटर बॉडी देन टू ए हैवियर बॉडी। अतः स्पष्ट है रोलर को खींचना उसको धकेलने की अपेक्षा आसान है, क्योंकि हल्की वस्तु को में भारी वस्तु की अपेक्षा गति देना आसान है। हल्की वस्तु में गति देना आसान है, भारी वस्तु में गति देना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमारा जो पुलिंग का केस है यानी खींचने का केस, इसमें रोलर हल्का प्रतीत होता है तो ये आसान लगता है, और पुशिंग के केस में रोलर भारी प्रतीत होता है तो ये केस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो यही रीजन रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे पेपर के एंड ईस्ट वेस्ट इस तरह से डायरेक्शंस बना लेंगे। एंड देन क्वेश्चन 10 किमी फ्रॉम
10 किमी इन नॉर्थ, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, उत्तर की ओर A to B 10 किलोमीटर वो पहुंच गया। फिर इसके बाद देन 5 किलोमीटर इन ईस्ट, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन B से C तक जाएगा 5 किलोमीटर। एंड देन 10√2 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में वो 10√2 किलोमीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस साउथ वेस्ट 45 डिग्री से लेंगे, और जहाँ से C से, तो 45 डिग्री से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी पूरी लेंथ 10√2 किलोमीटर है, यानी CE 10√2 किलोमीटर है। अब ये अपनी इनिशियल पॉइंट A से कितनी दूर पर है और किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, डायरेक्शन वेस्ट है, और दूरी कितनी है निकालेंगे। तो इसके लिए हम इनिशियल से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ये साइड हमें मालूम है 5 किलोमीटर, और चूंकि ये एंगल 45 डिग्री है तो हम स्टार्ट करेंगे BD अपान BC इक्वल टू 1045 डिग्री। इस तरह से BD निकल जाएगा, BC 5 किलोमीटर, ये 1045 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा BD 5 किलोमीटर आ जाएगा। और इसी चूंकि ये पूरी डिस्टेंस AB 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, ये 5 हो गई BD, तो ये AD भी 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्टेंस CD ये डिस्टेंस हो गई, ये पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और इनका सम का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट लेंगे, 5√2 किलोमीटर, ये हमारा CD आ गया। अब हमें CD निकल गया, तो पूरी डिस्टेंस CE है, ये 10√2 है, 10√2 में से पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस घटाएंगे तो हमारी DE निकलेगी, ये डिस्टेंस निकलेगी, और AE ही हमें निकालना है। पहले ये निकाल लेंगे, ये 5 किलोमीटर है ही हमारी AD, तो इसलिए इस डिस्टेंस को निकालना है, तो घटा देंगे। DE इक्वल टू CE माइनस CD, CE 10√2 10√2 है, और CD 5√2 है, ये घटाएंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, 10 माइनस 5√2, और ये घट के 5√2 किलोमीटर आ गया। और हमें AE निकालना है, तो AE पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ DE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, DE कितना है 5√2 और AD 5, तो जब करेंगे कैलकुलेशन तो ये 5 किलोमीटर आंसर आ गया, और डायरेक्शन वेस्ट में है, ये पहले से पता है। तो इस तरह से वो अपने होम से उसका स्कूल 5 किलोमीटर है और वेस्ट साइड में है। तो ये आंसर आ गया इसका न्यूमेरिकल का।